अनन्या को यह तो पता था कि सिंघानिया परिवार उसे पसंद नहीं करता था, और यह भी कि उसे जान से मारने की कोशिश करने वाली लारा थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इन सब में मीनाक्षी सिंघानिया का भी हाथ था। इस बारे में सोचकर उसे बुरा तो लगा, लेकिन जल्दी उसने इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान अरसद और एडी पर था, और अब उसे एक नया मिशन मिल गया था। अरसद की बातों ने उसे बुरी तरह से कंफ्यूज कर दिया था। एक इंसान के लिए दो जिंदगी जीना आम बात हो सकती थी, लेकिन सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि वो कब किस अवतार में है? इससे भी बड़ी बात, क्या वो अपने दोनों अवतार के इमोशंस को अलग रख पाता होगा? जैसा कि उसे अरसद ने कहा, अरसद सिंघानिया वीक है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो एडी का सामना कर सके। इन्हीं सब कंफ्यूजन में अनन्या कमरे के चक्कर काटते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। अरसद ही एडी है, लेकिन एडी अरसद नहीं है, क्योंकि अरसद तो सिंघानिया परिवार का बेटा है। वहीं एडी के लिए सिंघानिया परिवार मायने नहीं रखता। मतलब जब तक अरसद एडी के फॉर्म में रहता है, तब तक सिंघानिया परिवार से उसका कोई नाता नहीं होता, क्योंकि सिंघानिया परिवार तो अरसद का परिवार है, एडी का नहीं। अरसद 3 साल से अपने परिवार से नहीं मिला। इसका मतलब अरसद 3 साल से अरसद सिंघानिया के फॉर्म में आया ही नहीं। वो पिछले 3 साल से एडी है, इसलिए तो उसने सिंघानिया परिवार की मदद नहीं की। अब समझी, एक कंफ्यूजन तो दूर हो गई। अब दूसरे की बारी। मैं अरसद से प्यार करती हूँ, अरसद भी मुझसे प्यार करता है। मेरी शादी अरसद से हुई थी, फिर भी मैं एडी की पत्नी कैसे हो गई? जबकि अरसद ने खुद कहा कि अरसद और एडी दोनों अलग हैं। फिर एडी मुझे अपनी वाइफ कैसे मान सकता है? भले ही वो इंसान एक है, लेकिन पर्सनैलिटी तो 2 है ना। कल को मुझे किसी को बताना पड़ा मैं किसकी वाइफ हूं, तो मैं क्या जवाब दूंगी, एडी या अरसद? अरसद और एडी। अनन्या की कंफ्यूजन बढ़ती ही जा रही थी। काफी देर इस बारे में सोचने के बाद जब उसे सोल्यूशन नहीं मिला, तो उसने अरसद से इस बारे में पूछने का फैसला किया। संयोग से अरसद भी उसी वक्त तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गया था। अरसद को देखते ही अनन्या ने मुंह बना ली और आंखें छोटी करके अरसद को घूरने लगी। वो एक बार फिर नाराज हो गई थी। अरसद को यह समझने में देर नहीं लगी। उसने अनन्या से पूछा, क्या हुआ, फिर कोई बात सता रही है? तो अनन्या ने अरसद से मुंह फेर लिया। उसे गुस्सा आ रहा था। एक तो अरसद ने उससे सालों तक एडी होने का सच छिपाए रखा, और अब वो एक ऐसे इंसान की पत्नी बन चुकी थी जिसके बारे में उसे बस कुछ बातें ही पता थी। एडी एक पावरफुल पर्सनैलिटी है, लोग उसका सामना करने से डरते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें एडी को देखने का मौका मिला है। ये सभी अनन्या ने कॉलेज और सिंघानिया परिवार में सुना था। उसने अरसद से पूछा भी था, और अरसद ने कहा था कि एडी महज एक अफवाह है। उसके बारे में सोचने की बजाय तुम्हें अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए। जितनी आसानी से उसने ये बात सालों पहले कही थी, उतनी ही आसानी से उसने आज उसे अपनी वाइफ कह दिया था। तो क्या वो अफवाह की पत्नी थी? उसने आंखें चढ़ा ली और बेहद गंभीर होकर अरसद से पूछा, अरसद, मेरा हस्बैंड कौन है? उसका नाम क्या है? मुझे जानना है मैं किसकी वाइफ हूँ, अरसद सिंघानिया की या फिर एडी की? अब ये मत कहना कि दोनों की, क्योंकि सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम एक ही इंसान हो, लेकिन कल को मुझे तुम्हारे बारे में बताना पड़ा तो मैं अरसद का नाम लूंगी या फिर एडी का? अनन्या के सवालों का जवाब देने की बजाय अरसद ने उसी से पूछ लिया, तुम किससे प्यार करती हो, एडी या फिर अरसद? ये सुन अनन्या झुंझलाते हुए बोली, अरसद, तुम ये क्या पूछ रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अरसद ने कहा, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है, सोच कर जवाब दो। अनन्या ने सोचा और उसे एहसास हुआ उसने एडी और अरसद को लेकर अपने मन में कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया था। उसने कुछ मायूस सा होकर अरसद से कहा, ठीक है, मैं समझ गई, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझे प्यार करते हो, और हमारे बीच कभी अरसद और एडी नाम की दीवार नहीं आ सकती। यह सुन अरसद ने उसे अपने करीब कर लिया, फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, तुम अनन्या अरसद सिंघानिया हो, एडी तुम्हारे लायक नहीं है। यह सुन अनन्या ने भौचक्का होकर अरसद को देखा। अरसद ने झुककर उसके होठों को चूम लिया और फिर कहा, फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। यह कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। अनन्या बर्फ की मूरत बने उसे देखती रह गई। फोन पर मैसेज आने की आवाज से उसका ध्यान टूटा तो उसने मैसेज देखा। साध्वी ने मैसेज में उससे पूछा था, अनन्या, तुम सच कह रही हो ना? कहीं तुम मेरा दिल बहलाने के लिए झूठ तो नहीं बोल रही ना? मैसेज पढ़कर उसने आह भरते हुए खुद से कहा, ओह गॉड, मैं तो भूल ही गई, मुझे कल साध्वी की सगाई में जाना है। तभी एकदम से उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। फिर कुछ सोचकर वो हंसने लगी। दूसरी तरफ डैनियल ने वंश और अयान को अनन्या से दूर रहने की सलाह देते हुए कहा, अगर तुम दोनों बेकार की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहते हो तो उससे दूर रहा करो। उस लड़की को बेकार की मुसीबत मोल लेने की आदत है। तुम दोनों बच्चे हो, मैं नहीं चाहता बॉस तुम दोनों को सजा दे, समझे? उसकी बात को समझते हुए वंश ने पूछा, आप अनन्या दी की बात कर रहे हैं? फिर अयान ने कहा, लेकिन दी कोई मुसीबत कैसे मोल ले सकती हैं? वो तो कितनी समझदार हैं। अयान की बात पर डैनियल खिसियाते हुए बोला, वो और समझदार? वो लड़की कभी समझदार नहीं हो सकती।
उसे बस पेंसिल पकड़कर डिजाइन करना आता है, दिमाग नहीं उसके अंदर। बॉस के लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है। 25 साल की हो गई है और हरकतें बच्चों से भी बदतर है उसकी। उसकी मीठी मीठी बातों में आने की जरूरत नहीं तुम्हें। जितना हो सके उससे दूर रहा करो, समझे? इस पर वंश और अयान ने तिरछी नजरों से डैनियल को देखा और स्माइल करने लगे। डैनियल आज सुबह से अनन्या से नाराज था, और होता भी क्यों ना, जेट ने उसके बेड पर पॉटी जो कर दिया था। वहीं डैनियल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोला, वो लड़की समझदार नहीं, शांत है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है। एक बार वो पूरी तरह से ठीक हो गई ना, फिर तुम्हें भी उसकी समझदारी दिखने लगेगी। अब तो उसकी थ्रोट की इंजरी भी ठीक हो गई है, हाथ पैर के साथ उसकी जुबान भी चलने लगी है। अनन्या पर खिसियाया डैनियल बोले जा रहा था। उसे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने जेट को विला में रखने की इजाजत अनन्या को दी थी। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि जेट की भौंकने की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसका मुंह बन गया। अगर अनन्या मॉर्निंग वॉक के लिए आर्टिफिशियल झरने के पास गई होती तो जेट भी उसके पीछे चला गया होता। कम से कम उसका बेड तो खराब नहीं होता। वहीं स्टडी रूम में अरसत ने अनन्या को साध्वी की सगाई में जाने की परमिशन दे दी थी। यह जानकर डैनियल को अजीब लगा। अरसत ने हमेशा से अनन्या को पार्टीज और फंक्शन से दूर रखा था, फिर वो अनन्या को अकेले भेजने के लिए कैसे मान गया? सुबह से अनन्या पर खिसियाए हुए डैनियल को अनन्या की फिक्र होने लगी। कुछ दिन पहले ही उसे लारा के इंडिया में होने की न्यूज मिली थी। धीरज भी गायब था। उसने अरसत से पूछा, बॉस, क्या आप अपनी बात को लेकर श्योर हैं? आपको पता है ना लारा एक बार फिर वापस लौट आई है। धीरज और लीना आज भी गायब है। अरसत ने कहा, मैं इसीलिए चाहता हूं कि वो वहां जाए। सालों से छिपे चूहों को बिल से निकालने का अब यही एक रास्ता है। एक और बात, वो वापस नहीं आएगी। कहकर अरसत ने वंश और अयान से कहा, वंश, अयान, कल से अनन्या तुम दोनों के साथ रहेगी। ध्यान रहे, उसका ख्याल अब तुम दोनों को रखना है। दोनों ने एक साथ कहा, ओके बॉस, हम दी का ख्याल रखेंगे। डैनियल अविश्वास से ये सब देख रहा था। वंश और अयान के जाते ही उसने अरसत से पूछा, बॉस, आपको नहीं लगता कि ये एक जोखिम भरा कदम हो सकता है? अनन्या अभी अभी रिकवर हुई है। अरसत ने कुछ पल खामोश रहने के बाद कहा, तुम ज्यादा मत सोचो। मुन्ना और रघुवीर को अलर्ट कर दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। डाइनिंग टेबल पर बैठी अनन्या अरसत और बाकी सबके आने का इंतजार कर रही थी। उनके आने के इंतजार में सीढ़ियों की तरफ देख रही थी। तभी उसे वंश और अयान अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। दोनों को हंसते हुए बातें करता देख अनन्या ने पूछा, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? मुझे भी बताओ, मुझे भी हंसना है। उसे मायूस देख वंश ने पूछा, अरे आप इतनी उदास क्यों हैं? आपको तो खुश होना चाहिए। कल आपकी फ्रेंड की सगाई है और आप पूरे 3 साल बाद वापस जाएंगी। ये कहते हुए दोनों अनन्या के सामने की चेयर पर बैठ गए। अयान ने कहा, एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाला था। इस जंगल में रहकर मुझे हेडेक होने लगा है यार। वंश ने कहा, सही कहा यार, फ्रेश एनवायरनमेंट को छोड़कर यहाँ कुछ भी नहीं है। ऊपर से बॉस के साथ काम करना तो बहुत मुश्किल है। वो ना तो कभी हंसते हैं, ना ही कभी प्यार से बात करते हैं। हर वक्त उनका फेस एक्सप्रेशनलेस रहता है। अनन्या गाल से हाथ टिकाए दोनों की बातें सुन रही थी। उसे कुछ ना कहता देख अयान ने पूछा, वैसे दी, आपकी वो जो डॉक्टर फ्रेंड है ना, आपको पता है कि उनकी शादी किससे हो रही है? अयान के पूछने पर अनन्या को एहसास हुआ कि उसने तो इस बारे में पूछा ही नहीं, ना ही साध्वी ने उसे बताया। उसने कहा, एक्चुअली उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही है, इसलिए मैंने पूछा ही नहीं। लेकिन तुम दोनों मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? अयान बोला, क्योंकि हम दोनों ही तो आपको उनकी एंगेजमेंट में लेकर जाएंगे। अनन्या ने हैरत में कहा, तुम दोनों मुझसे मजाक कर रहे हो? उसे विश्वास नहीं हुआ कि अरसत उसे वंश और अयान के साथ भेजेगा। वो तो यही सोच रही थी कि हर बार की तरह इस बार भी डैनियल उसके साथ जाएगा। वंश बोला, अरे दी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। फिर भी आपको भरोसा नहीं तो कोई बात नहीं, कल आपको खुद ही पता चल जाएगा। अयान ने कहा, हाँ बस एक दिन और, कल तो आपको हमारे साथ जाना है। उसके बाद आप ना हमारे साथ इस दुनिया को अलविदा कह देना। अनन्या सच में दोनों को इतना खुश देख हैरान थी। उसके लिए यह जगह जन्नत की तरह थी, और होती भी क्यों ना। यहां वो आजाद थी, सब लोग उसकी परवाह करते थे, अरसत उसके साथ था। इससे ज्यादा का उसने कभी ख्वाब नहीं देखा था। हालांकि उसकी ये जन्नत वंश और अयान के लिए जेल के समान थी। जल्दी ही अरसत और डैनियल भी वहां आ गए और थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट खत्म कर सभी अपने अपने काम पर चले गए। मार्च के महीने में जून की गर्मी पड़ रही थी। बैल्कनी में बैठी अनन्या ने ऑफिशियल गर्ल्स ग्लिटर के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट किया था। आईडी की सेटिंग करने के बाद उसने अपनी बनाई रिंग और ईयरिंग्स की 2-3 डिजाइन अकाउंट में डालकर पब्लिक कर दी। फिर वो जिसको जिसको जानती थी उन्हें सर्च करने लगी। जल्द ही उसे श्रुति और ईशान की आईडी मिल गई। श्रुति ने 2 दिन पहले ही ईशान के साथ एक पोस्ट शेयर किया था। फोटो में दोनों बहुत खुश और एक दूसरे के करीब लग रहे थे। श्रुति की आईडी से उसे रिवांश की आईडी मिल गई। रिवांश ने भी माया के साथ पोस्ट शेयर किया था। उन दोनों की सगाई हो गई थी। सबको खुश देख वो खुद से बोली,
सब कितने खुश हैं, पता नहीं मुझे देखकर कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन फिर खुद को डिस्ट्रैक्ट करके उसने लैपटॉप बंद किया और पैकिंग करने लगी।